जी आवाज आ रही है मेरी सरीश? जी सर, आवाज आ रही है। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हो, जो 2-4 मिनट अगर कोई और ज्वाइन करना हो। ठीक है। जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एंड मैंने आपको बहुत सारा मटेरियल सेंड कर दिया। देन प्रैक्टिस के लिए आपने कहा था कि हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो आई होप कि आपने जो क्वेश्चन एक या दो हमने डिस्कस किए थे कर लिए होंगे। उसमें कोई अगर इश्यू है तो बता दें, अदरवाइज हम आगे बात करते हैं। ओके, देन मैं कल आपसे डिस्कस करा था कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम के रेफरेंस से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी ये पार्ट आता है। तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 3-4 स्लाइड्स हैं, 9 स्लाइड्स हैं थ्योरेटिकल। देन फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से बात करेंगे। तो फिर उसके बाद हम इस पोजिशन में होंगे कि तमाम चैप्टर्स जो है वो स्मूथली हम कर सकें। तो कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम इन जनरल इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वाया सेट ऑफ प्रोसीजर्स और सिस्टम। तो जाहिर है कि जब प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री में और वर्क हो रहा है, तो एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं आपके, आइदर वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हो। हमने कल बात की थी कि फैक्ट्री में होने वाले तमाम एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट का डाटा है, इसकी एक्यूमुलेशन सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन क्या है कि इज द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा via set of procedures or system. Cost classification is the grouping of all manufacturing cost into various categories
इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने बात की थी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो कॉस्ट डेटा आर अक्यूमुलेटेड अंडर आइदर अ पीरियडिक कॉस्ट अक्यूमुलेशन सिस्टम, कल हमने डिस्कस किया था, और अ परपेचुअल कॉस्ट अक्यूमुलेशन सिस्टम। So what is periodic cost accumulation system? Provides only limited product cost information during a period and requires quarterly or year end adjustments to arrive at the cost of goods manufactured. Again ये accumulation system में जब हम बात करेंगे परपेचुअल कॉस्ट accumulation system, तो एक तरह से हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की जो जर्नल एंट्रीज आती हैं उनको भी रिवाइज कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वो एंट्रीज रिवाइज हो जाएंगी जो हमें जॉब ऑर्डर में बनानी होगी। तो क्या हो रहा है पीरियडिक कॉस्ट में, जैसे कल मैंने बताया था कि इस सिस्टम में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, लिमिटेड प्रोडक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग अ पीरियड एंड रिक्वायर्स क्वार्टरली और ईयर एंड एडजस्टमेंट्स टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए स्कैटर्ड डाटा पड़ा हुआ है आपके पास, जिसमें रॉ मटेरियल बिगनिंग अलग है, एंडिंग अलग है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ये सारा जो डाटा है ये अलग अलग से मौजूद है ट्रायल बैलेंस में, और उसके जरिए हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड रॉ मटेरियल यूज कैलकुलेट करते हैं। नॉट कंसीडर्ड अ कंप्लीट कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम सिंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, work in process and finished goods can only be determined after physical inventories are taken। क्योंकि कोई रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है रिटर्न फॉर्म में, कोई लेजर मेंटेन नहीं किया आपने क्वांटिटी के हवाले से, तो पीरियड एंड पर हम जब तक फिजिकली काउंट नहीं करेंगे उस वक्त तक कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकता है। तो जनरली यूज्ड ओनली बाय द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम में कॉस्ट बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो जो छोटे बिजनेस हैं वो उसकी कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए कॉस्ट और बेनिफिट्स का एक ट्रेड ऑफ होता है। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ वेस्टेज हो जाती है, तो अगर वो वेस्टेज को कंट्रोल करने में एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़े तो फिर हम कहते हैं कि ये वेस्टेज नॉर्मल है, इसको इग्नोर कर दें। एक बिल्कुल अनयूजुअल एग्जांपल लेता हूँ कि एक मैंगो फ्रोश आम बेचने वाला आम लेकर आता है एक पेटी, और उसमें 10 किलो आम होते हैं, और जब वो उसे खोलता है तो उसमें कोई आधा किलो जो है वो ख़राब निकलता है। तो चूंकि हर पेटी में आधा किलो ख़राब निकलता है तो हम कहते हैं नॉर्मल लॉस है, तो उसका हम इग्नोर कर देते हैं, कॉस्ट को हम एडजस्ट कर देते हैं रिमेनिंग 9.5 kg पर टोटल कॉस्ट में। यहाँ भी एक वेयर हाउस है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल अनयूजुअल है ये भी, और वेयर हाउस में आपने देखा कि कुछ ना कुछ चोरी हो जाती है 1500 रुपये की। तो 1500 रुपये का सामान महीने में अगर चोरी हो रहा है तो उसके लिए अगर आप कोई 20,000 रुपये का गार्ड रखें तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ठीक है ये नॉर्मल है, इसको होने दें, और अपनी प्लानिंग फिर उसी लॉस को जहन में रखते हुए करते हैं। तो आगे चलकर हम बात भी करेंगे नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। तो वो लॉस जो आप एंटिसिपेट करते हैं, जो आपकी कॉस्ट की प्लानिंग का पार्ट होता है, उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। और वो लॉस जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं था, अचानक हो गया, तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस को हम डायरेक्ट लॉस के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं, जबकि नॉर्मल लॉस को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडजस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्लाइटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वेल थोड़ा सा हमें डेविएट करके हमारे टॉपिक से हम बात कर रहे थे कि नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट सेट cost accumulation system since the cost of raw material, work in process and finished goods can only be determined after physical inventories are taken, generally used only by the small manufacturing companies। then perpetual cost accumulation system क्या है कि accumulates product cost data through the 3 inventory accounts। यहाँ हम बाकायदा टी अकाउंट बनाएंगे, और एक टी अकाउंट का मतलब है जनरल एंट्रीज बन रही होगी और फिर वो लेजर पोस्ट होगा, that provides continuous information about raw material, work in process, finished goods, cost of goods manufactured and cost of goods sold। यानी साल के एंड में या जब पीरियड का एंड हो जब हमें नहीं पता होगा, बल्कि हर ट्रांजेक्शन के साथ हमें पता होगा कि हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, वर्क इन प्रोसेस पे क्या बैलेंस है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्या बैलेंस है। ऑन पेपर ये रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो रहा है।
एंड फिजिकल अकाउंट फिर भी जरूरी होता है पीरियड्स के एंड में, बट हमारा डाटा हमें बता रहा होता है कि हमारे स्टोर में लेट से 50 चेयर्स हैं। फिर हम फिजिकल काउंट करके देख लेते हैं कि क्या वाकई 50 है या कोई एरर आ गया है। तो वो जाहिर है कि पूरी दुनिया है अकाउंटिंग, तो उस लेवल पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये याद रखिए कि परचेज सिस्टम में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जनरली यूज्ड बाय मोस्ट मीडियम एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर जनरल जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूं तो ये यही एंट्रियां फिर जॉब ऑर्डर में बनानी भी है। तो हम बात करेंगे पीरियोडिक एंड परचेज, दो सिस्टम्स हमारे, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। ये मेरा हेडिंग आ गई। अब ट्रांजैक्शन है परचेज्ड रॉ मटेरियल, अमाउंट कोई भी हो सकती है, तो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। ये अगर ट्रांजैक्शन है परचेज रॉ मटेरियल, तो इसकी एंट्री सेंटर में कर दिया मैंने इसको, ताकि दोनों में एक ही बात है। तो परचेजेस की एंट्री अगर पीरियोडिक कॉस्ट है तो हमारी एंट्री बनती है परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल या कैश में। क्रेडिट पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अगर कैश में खरीदोगे तो कैश क्रेडिट है, उधार खरीदते हैं तो अकाउंट पेबल लिखते हैं, तो डेबिट को फोकस कीजिएगा। लेकिन परचेज सिस्टम में मेरी एंट्री होगी रॉ मटेरियल डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट, यानी मैं अकाउंट का नाम ही रॉ मटेरियल रख दिया। तब रॉ मटेरियल में इन और आउट होगा। परचेस के बाद और क्या हो सकता है, परचेज रिटर्न, जो आपने परचेस की उसको रिटर्न कर दिया। तो अगर आपने रिटर्न किया तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हमारी एंट्री होगी अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, एंड इन दिस केस आपकी एंट्री होगी अकाउंट पेबल डेबिट। याद कीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को फोकस कीजिएगा, अकाउंट पेबल और कैश कुछ भी हो सकता है। क्रेडिट हम करेंगे रॉ मटेरियल को। तो फर्क नजर आया कि आपने रॉ मटेरियल को डेबिट किया, रॉ मटेरियल को क्रेडिट किया। तो जब आप इसका टी अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है, चलिए अमाउंट भी ले लेते हैं ताकि वो चीज़ भी बता सकूँ। अगर मैं लूँ 50,000 या 5,000, छोटी सी फिगर ले लेते 5,000, रिटर्न हुआ 500। तो अब इस केस में जब आपने ये एंट्री बनाई इस अमाउंट से, तो डिफरेंस क्या आया कि चूंकि हमने परचेस को सेपरेट रिकॉर्ड किया और रिटर्न को सेपरेट रिकॉर्ड किया, तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस वक्त आप लेंगे परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, वहां माइनस करें एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर परचेज सिस्टम होगा तो जब मैं इसका टी अकाउंट बनाऊंगा तो 5,000 डेबिट और 500 क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली लेस का प्रोसेस जो है ट्रांजेक्शन के साथ होता जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड जब भी ट्रांजेक्शन होंगी उसी वक्त वो इंक्रीज और डिक्रीज का प्रोसेस होने के बाद रॉ मटेरियल का अकाउंट आपको शो कर रहा होगा, ये पोजीशन है। इसी तरह परचेज डिस्काउंट हो सकता है, वो भी हम कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। परचेज डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि याद रहे कि ये हेडिंग्स हैं, ये ट्रांजेक्शन्स हैं। लेट्स से परचेज डिस्काउंट 300। तो अब आप सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं परचेज डिस्काउंट को, परचेज डिस्काउंट, एंड इन दिस केस क्या होगा, अकाउंट पेबल डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। तो जो माइनस आप बाद में स्टेटमेंट में करते हैं वो ऑटोमेटिकली टी अकाउंट में या लेजर अकाउंट में माइनस हो जाए। जब भी मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा रॉ मटेरियल का, उसमें ये प्लस माइनस हो गया। इसी तरह से मटेरियल
के हवाले से मैंने बात कर ली। जब भी मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम एक नया अकाउंट खोल लेते हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल गेन। बट इस केस में ये एंट्री नहीं बन रही होगी, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन की कोई एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में लिख देता हूँ, नो एंट्री। तो इससे मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन को जब आप क्रिएट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मटेरियल अकाउंट से ये माइनस हो गया। तो ये सारा एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा था, कुछ आइडिया दे रहा था। जब जॉब ऑर्डर करेंगे तो डिटेल से मैं आपको बता, इसको एंट्रीज को हम बनाएंगे दोबारा से, बट एक आइडिया दिए सिर्फ मटेरियल के हवाले से। इसी तरह से मैं थोड़ा सा सेल की भी एडिशन कर दूं कि जब सेल्स करते हैं तो आपको याद होगा आपकी एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेम एंट्री सेल की यहाँ भी होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश भी हो सकता है, मैं सिर्फ क्रेडिट को फोकस कर रहा हूँ। लेकिन परचेज सिस्टम में जब भी सेल की एंट्री पास होती है, अनदर एक एंट्री बनाते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। तो जब ये एंट्री आप बना लेते हैं डेबिट और क्रेडिट, कोई भी फिगर हो सकती है, यहाँ पर सिर्फ सेल की एंट्री बनती है, इसीलिए आपको कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना पड़ता है प्लस माइनस करके, देन ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं परपेचुअल सिस्टम में, तो जब भी आप सेल करते हैं, ये पूरे साल की सेल नहीं है, जब भी आप सेल करते हैं उस सेल की कॉस्ट की एंट्री साथ साथ बनाते जाते हैं। तो हमें हर वक्त पता होता है कि कितना फिनिश गुड्स स्टोर में मौजूद है, क्योंकि फिनिश गुड्स का डी अकाउंट बनेगा, वर्क इन प्रोसेस का डी अकाउंट बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डी अकाउंट बनेगा जब आप एंट्री बनाएंगे। तो ये सारी कवर होती है अंडर परपेचुअल सिस्टम। या इसके बाद में जॉब ऑर्डर जब पढ़ाऊंगा आपको अगली वीक में, तो ये एंट्रियां दोबारा रिपीट हो जाएंगी, सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने आपसे बात। अब हम बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि मैं ये वाली सिर्फ चैट वाला रखूंगा, ठीक। तो अब हम बात करेंगे एक्चुअल कॉस्टिंग, नॉर्मल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ऑल कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स एक्यूमुलेट एक्चुअल कॉस्ट। जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, सिस्टम कोई भी, अभी हमने बात की एंट्रीज बनाने की, तो एंट्रियां हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे बनती हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आएगी, उसके हवाले से कॉस्टिंग सिस्टम मौजूद है। तो ऑल कॉस्ट इधर एक्चुअल कॉस्टिंग हो या नॉर्मल कॉस्टिंग हो या स्टैंडर्ड कॉस्ट हो, तीनों में जो डाटा कलेक्ट हो रहा होता है कॉस्ट का, वो एक्चुअल बेस पर होता है। तो ऑल कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम accumulate actual cost as they are incurred to determine the unit cost। प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए, या जिसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कर लीजिए या पर यूनिट कर लीजिए, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कर लीजिए, ड्यूरिंग द पीरियड इट इज यूजुअली नेसेसरी टू प्रोजेक्ट और एस्टिमेट द फैक्ट्री ओवरहेड पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो कल भी हम बात कर रहे थे कि फैक्ट्री ओवरहेड में जो आपका खर्चा है सारा, लेट से अगर किसी महीने का खर्चा 20,000 है, तो अब आपने अगर 4 आइटम बनाए थे, तो उस 4 आइटम में फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हमने यूनिट वाइज, आइटम वाइज बात नहीं की थी, बट जब आप जॉब ऑर्डर प्रोसेस करेंगे या एक यूनिट की या प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग करेंगे, तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड का कितना हिस्सा किस प्रोडक्ट में जाएगा, चाहे एक ही प्रोडक्ट हो। 21 इंच कल बात की थी हमने, 42 इंच के 2 टीवी बना रहे हैं, तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती फैक्ट्री ओवरहेड की, या रेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सैलरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, उसके लिए कोई बेसिस होता है। तो उस बेस के लिए हम क्यों क्या करना होता है, एस्टिमेट करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल and direct labor can be easily traced to specific job or departments as the cost are incurred।
मटेरियल और लेबर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ, किसी डिपार्टमेंट के साथ, किसी ब्रांच के साथ, वो अगर वो एक्सपेंसेस अगर हो जाएं। बट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मस्ट बी एस्टिमेटेड because they are not incurred evenly throughout the period and they contain numerous elements that bear no proportional relationship to the productive activity। यानी प्रोडक्शन से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे, मिसाल के तौर पर फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ये सारे वो खर्चे हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, ये किसी प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं कर रहे, तो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे एस्टिमेट करना होता है। तो इफ actual factory overhead is charged to work in process inventory as it is incurred, the unit cost of goods produced will be fluctuate each month। हर महीने अलग आंसर आ रहा होगा। तो this uneven allocation of factory overhead is a problem, especially in a job order cost system, because each job is assigned a unit cost when it is completed। जॉब का ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंट ऑर्डर्स मिले हुए हैं और उन ऑर्डर्स की स्पेसिफिकेशन की बेस पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जॉब ऑर्डर ना भी हो तो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो या क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो यूनिट कॉस्ट आपकी मैच नहीं करेगी। इसकी मैं एग्जांपल बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, थ्री मंथ का डाटा अज्यूम कर रहा हूं मैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, एंड मैं सिर्फ रेंट ले लेता हूँ। रेंट है 50,000, तो आपको जनवरी में भी 50,000 देना है, मार्च में 50,000 देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों में रेंट तो 50,000 पर मंथ ही रहेगा, और क्वार्टर में जाकर ये 1,50,000 हो गया तीनों मिलाकर। अगर मैं प्रोडक्शन ले लूं तो प्रोडक्शन डिपेंड करती है सेल्स ऑर्डर पर, प्रोडक्शन डिपेंड करती है प्लांट कैपेसिटी पर, एंड प्रोडक्शन डिपेंड करती है नंबर ऑफ डेज के हवाले से। फरवरी में दिन कम होते हैं, मार्च में दिन ज़्यादा होते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स मार्च में ज़्यादा बनाने, जनवरी में बनाने, तो ये प्रोडक्शन इवन नहीं हो सकती। तो मिसाल के तौर पर जनवरी में आपने बनाए 20,000 यूनिट, फरवरी में आपने बनाए 16,000 यूनिट, एंड मार्च की प्रोडक्शन है आपकी 25,000 यूनिट क्वांटिटी। तो यूनिट कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ एक आइटम से बात समझ में आ जाएगी। यूनिट कॉस्ट जनवरी की जो कॉस्ट होगी आपकी, सिर्फ इसके हवाले से, बाकी चीज ऐड नहीं कर रहा मैं, वो होगी 2 रुपीज 50 पैसा। लेकिन फरवरी में क्या हुआ, 3 रुपीज 13 पैसा, एंड मार्च की कॉस्ट क्या है, 2 रुपीज। तो ये जो कॉस्ट थी आपकी अनइवन हो गई, किसी महीने में कम आ रही है, किसी महीने में ज्यादा आ रही है। तो ऐसी सूरत में ये नहीं होगा कि जिस महीने में कॉस्ट ज्यादा आ जाए मैं उस महीने में सेल प्राइस बढ़ा दूं, जिसमें कॉस्ट कम हो जाए इसमें सेल प्राइस कम कर दूं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे होते हैं पूरे साल की, 4 साल की, 5 साल की। तो हम क्या करते हैं कि इस कॉस्ट को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। वो कैसे कि अगर मैं क्वार्टर का देखूं 1,50,000, क्वार्टर की जो टोटल प्रोडक्शन है अगर उसको हम देखें तो 61,000। अब अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो वी कैन सी कि हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो 2.46 है। तो अब जनवरी की पोजीशन में बेशक 20 कास्ट मेरी 2.5 आ रही है। एक मिनट, किसकी आवाज आ रही है, देख लेते हैं इसको। पार्टिसिपेंट्स, इसीलिए इसको भी सामने रखता हूँ, बट अपने अपने स्पीकर्स, सॉरी माइक्स जो है वो बंद रखा करें जब आपको मुझसे बात करनी हो, या तो टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज
तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम जनवरी अलग अलग जाते हैं हर महीने, तो हमारी जो कॉस्ट थी यूनिट की वो डिफरेंट आती, 2.5, 3.13, 2 पॉइंट। तो हमने क्या किया कि क्वार्टर का एवरेज ले लिया 2.46। तो अब मैं जनवरी की पोजीशन कर रहा हूँ, बेशक 20,000 है, वहां पर मैं यूनिट की जो कॉस्ट लूंगा वो 2.46 लूंगा। फरवरी में भी 2.46 हम चार्ज करेंगे, मार्च में भी 2.46। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एंड इसको हम यहाँ कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मलाइज करना। तो एवरेज करने का जो प्रोसेस है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उससे कहते हैं नॉर्मलाइज करना। ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया। अब वापस आ जाते हैं। If actual factory overhead is charged to work in process as it is incurred, the unit cost of goods produced will fluctuate each month. This uneven allocation of factory overhead is a problem, especially in a job order cost system, because each job is assigned unit cost when it is completed. अगर different orders मिले हुए आपको मुख्तलिफ लोगों से, तो हर एक की कॉस्ट अलग हम कर रहे हो। So many companies try to correct this situation by charging factory overhead to work in process inventory on the basis of predetermined factory overhead application rate multiply by actual input। यानी हम एक कोई फार्मूला डिजाइन कर लेते हैं, कोई बेस बना लेते हैं, और उस बेस की बेसिस पर फैक्ट्री ओवरहेड को कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनाते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड नॉर्मल कॉस्टिंग, बिकॉज द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर अ पीरियड आर नॉर्मलाइज्ड। अभी मैंने बताया था ना, एवरेज कर लिया, और एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटी। Some companies go a step further and recorded standard cost in addition to actual cost. The standard costing involves the determination of efficiency and price standards for direct material, direct labor, and factory overhead prior to the standard prior to the start of the product. अब ये आप ही के पास टॉपिक आएगा आगे, वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर आप पढ़ेंगे वेरिएंस एनालिसिस। तो उन सब में हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी नॉर्मल कॉस्टिंग की। एंड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नॉर्मल कॉस्टिंग भी होती है और एक्चुअल कॉस्टिंग भी होती है। अभी और भी इसका डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, इसको हम कंप्लीट कर लें। लास्ट स्लाइड है। Periodic cost accumulation systems generally record only actual cost because the unit cost of a product cannot be determined until the end of the period. Perpetual cost accumulation system used either normal costing or standard costing to accumulate cost. अब देखिए ना, आप सप्लायर हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स, कोई एक आइटम आप प्रोड्यूस करते हैं और किसी कंपनी ने अखबार में इश्तिहार दिया, क्या जनाब ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो जो इंटरेस्टेड कंपनीज हैं वो टेंडर भरे, टेंडर कहलाता है, जानते ही होंगे आप लोग। तो अब आपने रेट 4-5 कंपनी 6 कंपनी मिलकर रेट जो है वो टेंडर भरती हैं या रेट प्रोवाइड करती है कि हम इसमें दे देंगे, एंड देन फिर वो टेंडर ओपन होता है और उसमें सबके रेट्स में जिसका रेट कम होता है उसको वो जो है असाइन हो जाती है वो जॉब। तो अब अभी तो आपने प्रोडक्शन शुरू ही नहीं की, तो आपको कैसे पता कि आपकी यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी, और फिर उसमें आप अपना प्रॉफिट रखते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस करेंगे तो आपको आइडिया होगा, आपने प्लानिंग की हुई होती है, प्रोडक्शन हुई नहीं, ऑर्डर हो सकता है मिले, ऑर्डर हो सकता है नहीं मिले, उसके बावजूद आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है कि इसमें इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा और इतना फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो इट इज क्या हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट बन गई। एंड जब एक्चुअल डाटा पे हम काम कर रहे हैं तो उस रेफरेंस से मैं बता देता हूँ आपको कि फर्क क्या है एक्चुअल कॉस्टिंग, नॉर्मल कॉस्टिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट नहीं पर बात हो रही है, याद रखिए, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। जब आप यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें तो एक यूनिट की कॉस्ट हो या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो, है वही। तो आपको पता है कि यूनिट कॉस्ट में क्या क्या आइटम होते हैं। यूनिट कॉस्ट या कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लीजिए टोटल में, इसमें हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीन के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्शन होती है या कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेट बनता है। तो एक्चुअल कास्टिंग अगर कर रहे हैं आप एक्चुअल, तो आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को भी एक्चुअल लेंगे,
डायरेक्ट लेबर भी एक्चुअल होगा और फैक्ट्री ओवरहेड भी एक्चुअल होगा। जो अभी कल हमने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाए थे या मैंने एग्जांपल्स करवाए थे, वो सारा एक्चुअल कॉस्टिंग था, जिसमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपने ले लिया। तो मटेरियल भी एक्चुअल रेट पर था, लेबर भी एक्चुअल थी एंड फैक्ट्री ओवरहेड भी एक्चुअल। नॉर्मल कॉस्टिंग में क्या होता है? नॉर्मल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल है, डायरेक्ट लेबर एक्चुअल है और फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स एवरेज। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप करते हैं तो आपका डायरेक्ट मटेरियल भी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर होता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी स्टैंडर्डाइज होता है। यानी आपको पता होता है कि जी ये प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ इसमें 100 रुपीज का मटेरियल लगेगा, 150 रुपीज की लेबर होगी और 80 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड होगा, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बन गई और ये सारा का सारा स्टैंडर्ड हो गया। तो अब एक्चुअल कॉस्टिंग हो या नॉर्मल कॉस्टिंग हो या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, जो एक्चुअल डाटा की जो कॉस्ट अक्यूमुलेट हो रही है वो एक्चुअल भी हो रही है। तो एक्चुअल और नॉर्मल का डिफरेंस अंडर और ओवर अप्लाइड होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे बजट बना लिया। तो आपने बजट तो बना लिया लेकिन एक्चुअल डाटा बजट से वेरी करता है, तो फिर हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं कि ये वेरी क्यों कर गया, रीजन क्या है। तो आई होप कि थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आपको कि इसकी इस पार्ट के बगैर जो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे जो चैप्टर्स हैं या यही वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये प्रॉब्लम आएगी आपको समझने के लिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हमारा जो फोकस होगा मेन वो एक्चुअल कॉस्टिंग एंड नॉर्मल कॉस्टिंग पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी वेरिएंस एनालिसिस में, या एक चैप्टर है अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो आपको पता होता है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड को हम एस्टिमेट करते हैं प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड को फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारा जो कंट्रोल कॉस्ट का होता है फैक्ट्री ओवरहेड से होता है। फैक्ट्री ओवरहेड रेफर्स टू द कॉस्ट पूल यूज्ड टू accumulate all indirect manufacturing cost एक्सक्लूडिंग सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यानी इनकम स्टेटमेंट वाले एक्सपेंसेस इसमें नहीं आएगी, because they are non-manufacturing cost. Examples of factory overhead include the following: indirect labor and indirect material, heat, light, and power for the factory, rent on factory building, depreciation on factory building and factory equipment, maintenance of factory building and factory equipment, property taxes on factory building. All factory expenses हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। Variable factory overhead cost क्या है? Total variable factory overhead cost vary in direct proportion to the level of production within the relevant range। कल भी हमने पढ़ा था, which was previously defined as that interval of activity within which total fixed cost and per unit variable cost remain constant। हमने कहा था कि fixed cost in total same होती है, per unit vary करती है, जबकि variable cost per unit same होती है and total में vary करती है। That is, the greater the number of units produced, the higher the total variable factory overhead cost. However, variable factory overhead cost per unit remains constant as production either increases or decreases. The examples of variable factory overhead cost are indirect material and indirect labor. And fixed factory overhead cost, total fixed factory overhead cost remain constant within the relevant range regardless of the varying levels of production within that range. Examples of fixed factory overhead cost are property taxes, depreciation, rent on the factory building, salaries of the factory employees, and mixed factory overhead cost क्या होती है? तो mixed factory overhead मैंने कल भी डिस्कस किया था। factory overhead cost are neither wholly
fixed nor wholly variable in nature, but have characteristics of both. Mixed factory overhead cost must ultimately be separated into their fixed and variable components for the purpose of planning and control. Examples of mixed factory overhead costs are factory truck rentals, example कल मैंने दी थी, and factory telephone services, semi-variable factory overhead cost, and factory supervisor salaries and factory inspector salaries are step factory overhead cost. Step cost क्यों कह रहे हैं? हमने कहा मिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मिक्स कॉस्ट. अब मैं कह रहा हूँ स्टेप कॉस्ट. तो स्टेप कॉस्ट इस तरह से है बिल्कुल कि जो स्टेप्स में इंक्रीज होती है. यानी अगर मैं कहूँ कि हर 100 एम्प्लॉयज पर एक सुपरवाइजर होगा, तो अगर एम्प्लॉयज 100 से 200 हो जाएंगे तो 2 सुपरवाइजर चाहिए होंगे. एक क्लास है, एक टीचर असाइन किया, क्लास का साइज बड़ा हो गया. अगर क्लास में नॉर्मली किसी की प्लानिंग होती है कि 50 स्टूडेंट्स पर क्लास हम पढ़ाएंगे, और अगर स्टूडेंट 50 की जगह 100 हो गए, तो फिर उसके लिए 2 टीचर असाइन हो गए, यानी स्टेप में इंक्रीज हो रही है. अब ये एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थियोरेटिकली पूछा भी जाता है एग्जाम में. प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, तो याद रखिए कि प्लानिंग आपकी प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अभी हम इस वक्त नवंबर में मौजूद है और हम 21 में, अगर मैं 22 की प्लानिंग करूं कि 22 में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, यूनिट कॉस्ट क्या होगी, तो इसके लिए हम पहले से प्लान करते हैं, जस्ट लाइक बजट बनाते हैं. तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, कैपेसिटी. तो ये कैपेसिटी यहाँ डिस्कस की है, थ्योरेटिकल और आइडियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी. कंसेप्चुअली है, काम कैपेसिटी, तीन कैपेसिटी पे होता है, वो आगे आने वाली है. तो थ्योरेटिकल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि द मैक्सिमम आउटपुट दैट अ डिपार्टमेंट और फैक्ट्री is capable of producing with no provision for either a lack of sales orders or interruptions in production due to work stoppages, machine downtime for repairs and maintenance, setup time, holidays, weekends, etc. is called theoretical or ideal productive capacity. At this capacity level, the plant is assumed to function 24 hours a day, 7 days a week, and 52 weeks a year without any interruptions in order to yield the highest physical output possible. That's it, 100% of the plant capacity. तो सिर्फ कंसेप्चुअली है. इसको अगर मैं फिगर्स में ले लूं, तो मेरे पास फैक्ट्री में 100 मशीन्स हैं, और मैं ये जाने बगैर कि छुट्टियां भी आ जाएंगी, ईद भी आएगी, उसमें रमज़ान भी होंगे, हॉलीडेज भी होंगे, मशीनों की मेंटेनेंस के लिए भी टाइम चाहिए होगा, हमारे यहाँ स्ट्राइक्स भी हो जाती हैं, लाइट नहीं है, इन सब को भूल गया, या मेरे पास ऑर्डर्स कितने हैं, इन सब को भूलकर अगर मेरी मशीनें पूरे साल मुसलसल प्रोडक्शन करती रहें, तो मैं ऐसी ही फिगर अज्यूम कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो मैं 2 लाख यूनिट्स बनाऊंगा. तो ये 2 लाख यूनिट्स मेरी आइडियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है. ये यूनिट में भी हो सकती है, ये आवर्स में भी हो सकती है कि मैं इतने आवर्स काम करूंगा. तो आइडियल प्रोडक्ट का तो यूनिट में ज़्यादा समझ में आएगा, तो यूनिट में रखते हैं कि अगर आप ये कहें कि पूरे साल मुसलसल काम करने से आप 2 लाख, ये यूनिट याद रखिएगा, 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इट इज आइडियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी कहलाती है, इसको हम आइडियल कहते हैं. बट जाहिर है आइडियल कैपेसिटी पे काम पॉसिबल नहीं है, तो कंसेप्चुअली तो हमने बात कर ली. उसके बाद उन्होंने कहा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी, द मैक्सिमम प्रोडक्शन अटेनेबल with a provision for anticipated and unavoidable interruptions in production, but with no provision for lack of sales orders is called practical or realistic product capacity. यानी मैं हॉलीडेज को एक्सक्लूड कर दूं, मेंटेनेंस का पीरियड एक्सक्लूड कर दूं, और तमाम छुट्टियां वगैरह सब निकाल कर मैं अगर प्लांट को चलाऊंगा, तो वो जो मैंने 2 लाख बताए थे, अब मैं 2 लाख नहीं बना सकता, अब मैं 1,80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ. तो ये जो 1,80,000 है, इसको मैं कहूँगा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी. मगर याद है कि इसमें भी मैंने इग्नोर कर दिया सेल्स ऑर्डर को. मेरे पास ऑर्डर हैं भी या नहीं है, बस बनाता जा रहा हूँ. सिर्फ क्या किया मैंने कि हॉलीडेज वगैरह जितने भी हैं, जितने भी टाइम में इंटरप्शन आएगी, उन तमाम पीरियड्स को एक्सक्लूड करके एक आपने
एस्टिमेट क्या है, सारी एस्टिमेट की बात हो रही है अगले साल की। जो एक्चुअल प्लानिंग होती है कंपनीज की प्रोडक्शन के हवाले से, वो कहलाती है नॉर्मल। नॉर्मल और लॉन्ग रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी बार बार यूज होगा। 90% जो सवाल होते हैं आपके वो नॉर्मल कैपेसिटी होते हैं, बल्कि 99% में कहते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी पर प्लानिंग होती है। नॉर्मल कैपेसिटी क्या है कि द प्रोडक्टिव कैपेसिटी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी टेम्पर्ड बाय द लॉन्ग रेंज कस्टमर्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब मार्केट में आपका शेयर कितना है, आपके पास कितने ऑर्डर्स है, उनको कंसीडर करते हुए इस कॉल्ड नॉर्मल और लॉन्ग रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू और लेस देन प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अगर मार्केट में आपका शेयर बड़ा है तो आप प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक कैपेसिटी को मीट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल आपकी इतनी नहीं है तो आप उससे नीचे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि द लॉन्ग नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू, उसके इक्वल हो सकती है, और लेस देन प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो द लॉन्ग रेंज यूजुअली 5 years एस्टिमेट ऑफ कस्टमर। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं हम लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन के हवाले से, अगर पढ़ा हो आपने कभी। तो लॉन्ग रन प्लानिंग में 5 years estimate of customers demands for the product is in a sense a weighted average that is smooth out। अभी weighted average करके बताया था मैंने आपको 3 महीने का। स्मूथ आउट सीजनल, क्लिनिकल एंड अदर वेरिएशंस इन कस्टमर डिमांड। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो ये आपकी नॉर्मल प्लानिंग होती है। मैंने शायद कल भी मिसाल दी थी, फिर मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक रूम है और उस रूम में मैं 15 स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी पास हिस्ट्री ये बताती है कि कभी भी मेरे पास 12 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे। तो मैं जो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा या अपने एक्सपेंसेस को पर स्टूडेंट कैलकुलेट करूंगा, वो 15 पर नहीं करूंगा, 12 पर प्लान करूंगा। तो इट इज माई नॉर्मल कैपेसिटी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक दफा क्रैश बैच जो है कुछ हमारे इंटर ने और बीकॉम के लेवल पर एक पीरियड, थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने पीरियड का गैप कम किया। जब पीरियड का गैप कम किया तो उस साल डबल हो गई स्टूडेंट्स, तो मेरा रूम फुल हो गया। लेकिन अगर मैं उस पर प्लान करता आइंदा 4-5 साल का तो वो रियलिस्टिक नहीं था। तो नॉर्मल या हम जितनी भी प्लानिंग होती है वो नॉर्मल या लॉन्ग रन कैपेसिटी होती है। एक्सपेक्टेड और शॉर्ट रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट रन में अगर हम कोई प्लान बनाए तो वो आपका कहलाता है एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और शॉर्ट रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड और शॉर्ट रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन एनी वन पीरियड। इन एनी वन पीरियड एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैन बी मोर देन, इक्वल टू और लेस देन नॉर्मल। वो जो नॉर्मल है उससे ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इन द लॉन्ग रन टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी शुड इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब मैं मिसाल दूं कि 2008 में शायद या 2009 में जल्जला आया था पाकिस्तान में, और जब जल्जला आया तो तमाम पाकिस्तानी आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी तो वो यहाँ से आपने डोनेट करना शुरू की। तो आप किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खेमे दिए, मेडिसिन, सिरिंज एंड खुराक के लीजिए वो बिस्कुट के डब्बे और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें जो यहाँ से दी गई। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, शॉर्टेज हो गई मेडिसिन की, शॉर्टेज हो गई इंजेक्शन की, क्योंकि वो सारा का सारा हम सवात भेज रहे थे या जहाँ भी जल्जला आया था हमारा, मेरे ख्याल में सवात का इलाका था। तो उस पीरियड में क्या हुआ कि कंपनीज को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी पड़ी। तो उन्होंने उसकी जो प्लानिंग की वो कहलाएगी एक्सपेक्टेड शॉर्ट रन, क्योंकि वो दोबारा नहीं आने वाला। या हालात ऐसे थे, जंग हो गई या कोई और मसला था जिसकी वजह से एकदम से डिमांड जो है डाउन हो गई है, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद सही हो जाएगी। तो उसकी अगर हम प्लानिंग करें तो वो शॉर्ट रन प्लानिंग ही कहलाएगी। तो आई होप कि कैपेसिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशंस की तरफ, बेसिस की तरफ। फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से हम बात करें कि फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड, और हम बात अभी कर रहे हैं नॉर्मल
कॉस्टिंग की। नॉर्मल कॉस्टिंग में हमने कहा कि हम मटेरियल को भी एक्चुअल रखेंगे, लेबर को भी एक्चुअल रखेंगे, तो सारी कैलकुलेशंस किस पर आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड पे। इसको एवरेज करने के लिए हम एस्टिमेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर पूरे साल में कितने प्रोडक्शन कर रही हैं। तो वो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 50,000 यूनिट पूरे साल में मैं बनाऊंगा, सारे जनवरी में नहीं बनते, पूरे साल बनेंगे, और 50,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो ये मेरा एस्टीमेट है। देन ये 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए मैं 20 लाख का मटेरियल खर्च करूंगा, तो ये भी एस्टीमेट है। एंड 50,000 यूनिट बनाने के लिए 25 लाख की लेबर कॉस्ट आएगी डायरेक्ट, ये भी एस्टीमेट है। एंड इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड एस्टीमेट करते हैं, जिस तरह बजट बनाते हैं ना कि फैक्ट्री का रेंट इतना होगा, इंश्योरेंस इतना होगा, हर चीज को हमने एस्टीमेट कर लिया, और तमाम एस्टीमेट्स का टोटल आ गया, टोटल एस्टीमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमने प्रोडक्शन में चूंकि नॉर्मल लेना है, तो हम उस एस्टीमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड की बेस पर फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। यानी मुझे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लेना है। क्या लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तो वो जो कल मैंने क्वेश्चंस दिखाए थे, मैं उसकी तरफ वापस जा रहा हूं। सिर्फ एक चीज क्लियर करने के लिए, ये जो क्वेश्चन था हमारा शीट 1 पे था, हाँ ये आ गया, ये कल मैंने कलर किया था, अगर आपको याद हो। सारा एज इट इज बन रहा है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल लिया हुआ है मैंने। हमने कहा था ना कि मटेरियल भी एक्चुअल है, लेबर भी एक्चुअल है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी एक्चुअल है। अगर मैं इस सबको हटा दूं, ये 271 को यहाँ से एक्सक्लूड कर दूं, और इसकी जगह में लूं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, जो फार्मूले से वैल्यू आएगी वो रख दूं, तो ये बन जाएगी नॉर्मल कॉस्टिंग। यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट या कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते वक्त मुझे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं लेना है, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड जो एस्टिमेटेड आएगा उसको लेना है, तो उससे हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। सिर्फ ये रिप्लेस हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो जिस क्वेश्चन में भी फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन लिख दिया हुआ है, वहां पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, तो भूल जाएगा कि कोई एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। हमेशा हमें कौन सा लेना होगा, अप्लाइड। अब ये अप्लाइड आता कैसे, ये हमें देखना है। तो इसके बेसिस होते हैं, फैक्टर्ड एप्लीकेशन रेट, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी कि वो जो एप्लीकेशन का रेट है उसका बेस क्या होगा। तो जनरली ये 5 बेसिस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स। जो बेसिस होंगे आपके, उसमें कुछ कंपनीज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बेस करती हैं, कुछ डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी को बेस करती हैं, कुछ कंपनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस करती है, कुछ कंपनी मशीन आवर्स को बेस करती हैं, और कुछ कंपनीज जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस करती हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें जो ज्यादातर एरिया आ रहा होता है वो ये वाला है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर। इसमें भी ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर के क्वेश्चंस होते हैं। इट डिपेंड्स के लिखा कौन सा है, तो जाहिर है कि एक वक्त में एक ही मेथड यूज हो रहा होगा। यहाँ बीइंग अ स्टूडेंट हम सारे मेथड समझेंगे कि ये है क्या। तो ये 5 बेसिस है। अजम्पशन ये है कि अगर प्रोडक्शन आप कर रहे हैं और प्रोडक्शन में ज्यादा पार्ट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का है, तो फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक ही टाइप का आइटम बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के आइटम नहीं है, तो फिर क्वांटिटी को बेस किया जा सकता है, डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी को। लेकिन अगर कॉस्ट अलग अलग है, एक 12 इंच का है, एक 21 इंच का है, एक 42 इंच का है, तो फिर क्वांटिटी को बेस नहीं करेंगे, क्वांटिटी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम कॉस्ट को बेस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट डिफर करेगी 21 इंच में और 42 इंच में, 42 इंच में। इसी तरह से कहना यह है कुछ लोगों का कि अगर डायरेक्ट लेबर
ज्यादा है, ज्यादा पार्ट है प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेबर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो लेबर की कॉस्ट को बेस करना चाहिए। और यहाँ पर फिर आर्ग्यूमेंट आया कि अगर आपके पास स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर हो, या जो सीनियर लेबर होगी उसका रेट ज़्यादा हो सकता है, जूनियर का रेट कम हो सकता है, तो कॉस्ट को बेस करने से सही बात नहीं बनेगी। तो उसकी जगह उन्होंने कहा कि आप आर्स को बेस कर लीजिए, लेबर आर्स, आर्स की बेस पर। और अगर आपका काम जो है ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए हो रहा है, जहाँ लेबर का यूज़ कम है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मशीन आर्स को बेस कर लीजिए। तो जो फार्मूला है हमारा वो है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। जो जाहिर बजट बना रहा हूँ अगले साल का, अगले पीरियड का, ये सारा का सारा और इसको हम डिवाइड कर देंगे बेस से। एस्टिमेटेड फैक्ट्री और डिवाइड बाय बेस। वो बेस क्या हो सकता है? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। वो बेस क्या हो सकता है? डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी। वो बेस क्या हो सकता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट कहते हैं। ये आपके सामने मैंने दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स रखे हैं। The Ulka Ashtray Company has provided the following information about factory overhead cost and production levels. इन्होंने कहा कि इनकी नॉर्मल कैपेसिटी 3,50,000। नॉर्मल कैपेसिटी भी मैं डिस्कस करके आया था। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी इसकी 3,10,000 है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होंगे इनके वो होंगे 6,10,000। वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 1.76 पर यूनिट। तो फैक्ट्री ओवरहेड की फिक्स्ड एक्सपेंसेस 6,10,000 है एंड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट वेरिएबल है 1.76। तो कंप्यूट करना है फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ बेस दी हुई है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर बहुत नॉर्मल के लिए भी रेट निकालना है और एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी की भी रेट निकालने हैं हमें। ये आपके पास डाटा दिया हुआ है, इसी डाटा को मैंने यहाँ रखा हुआ है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 है, हेडिंग डाली नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड। कैपेसिटी नॉर्मल 350 है, सवाल में दी हुई है। ये क्वांटिटी है, कैपेसिटी इन यूनिट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैपेसिटी इन यूनिट्स। कैपेसिटी यूनिट्स में भी हो सकती है, कैपेसिटी आवर्स में भी हो सकती है। तो यूनिट्स में दिया 350। फिक्स एक्सपेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आइदर नॉर्मल की यानी प्लानिंग आपकी 350 की हो, 310 की हो, कोई भी प्लानिंग हो, ये फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहती है। तो 3,06,10,000 इन बोथ केसेस। जबकि वेरिएबल कॉस्ट है 1.76 पर यूनिट। तो हमने क्या किया, 3,50,000 को डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1.76 से, तो ये आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.76, तो ये कॉस्ट आ गई 6,16,000। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड 1.226 मिलियन। बट अगर आपकी प्रोडक्शन 3,10,000 होगी तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगी, बट आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,10,000 को 1.76 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 11,55,600। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक हम बार बार पढ़ रहे थे कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहती है, पर यूनिट वेरी करती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, वो यहाँ प्रूव हो रहा है। अब फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट के लिए हमने क्या किया, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कैपेसिटी से, जो मैंने बेस की बात की थी। तो अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है 1,226,000 एंड यूनिट्स है 3,50,000। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया
कि 1,226,000 को डिवाइड कर लिया 3,50,000 से, तो आपका आंसर आ गया 3.5। और इस केस में इस कॉस्ट को 310 से डिवाइड कर लिया तो ये आंसर आ गया 3.70। तो ये आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट थी और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन थी, उसकी बेसिस पर हमने फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट कैलकुलेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी का रेट कम है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड कैपेसिटी, बिकॉज एक्सपेक्टेड कैपेसिटी में प्रोडक्शन कम हो रही है, नॉर्मल में प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपका यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि वो फिक्स कॉस्ट की वजह से कम हो रहा है या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कम हो रहा है? जी, ये जो डिक्रीज हो रही है कॉस्ट 3.73 और 3.5 में जो चेंज आ रही है ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, और कोई? ये जो डिक्रीज आ रही है ना, ये ड्यू टू फिक्स कॉस्ट है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर मैंने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। तो ये फिक्स की वजह से देखिए यहाँ भी मैंने 1.76 ही लिया है और यहाँ भी आपकी जो कॉस्ट है 1.76 ही है। तो जो ये जो चेंज आ रही है ना कॉस्ट में, ये आ रही है फिक्स कॉस्ट की वजह से। अगर मैं यहाँ रखूँ भी तो 6,10,000 को अगर मैं 3,50,000 से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आएगा 1.74। और अगर मैं 6,10,000 को 310 से डिवाइड करूंगा तो ये कॉस्ट आएगी 1.97। तो देखिए ये कॉस्ट का डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट दोनों में देखिए दिस डिवाइडेड बाय दिस 1.76 और इस केस में भी दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये सेम है, चेंज इसकी वजह से आ रहा है। मैं इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो यही आंसर 3.5 और 3.73 है। किसकी वजह से आ रहा है, ये इस यहाँ इस वजह से आ रहा है, फिक्स कॉस्ट की अब्जॉर्प्शन में आ रहा है। इसीलिए जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होते हैं, जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं, वो कॉस्ट अगर उनकी थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो उसको बेयर कर सकते हैं। लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन होता है, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो घरों में उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती तो उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही होती, तो उनके लिए सर्वाइव करना ज्यादा मुश्किल होता है। आई होप के क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये हमेशा फिक्स कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर 3,50,000 की जगह 4 लाख यूनिट ले लेंगे तो यूनिट कॉस्ट और कम हो जाएगी। इसी बेसिस पर हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Assume the following information for the Geelong company. All estimated figures. तो वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड दे दी, यहाँ कैलकुलेट करवाया था किसी में दे देता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड है 4,25,000, ऑल एस्टिमेटेड है। आप 5 लाख यूनिट्स बनाएंगे, 1 मिलियन की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, 1.5 मिलियन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी ये यूनिट्स बनाने में। लेबर आज 2,50,000 आवर्स हम यूज करेंगे, या अगर मशीनों से 1,10,000 आवर्स होगी। कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट फॉर जीलोंग कंपनी अंडर द फॉलोइंग बेसिस। तो ये पांचों बेसिस यहाँ बता दिए गए, इन बेसिस पे आंसर कैलकुलेट करने हैं हमने। तो 4,25,000 को अगर मैं 5 लाख से डिवाइड कर दूं तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा ये वाले मेथड से। अगर 1 मिलियन से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बेस बनेगी। अगर 1.5 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी। अगर 1,10,000 से करेंगे तो मशीन आवर्स बेस करेगी, और 250 से करेंगे तो ये मैंने किया हुआ यहाँ पर। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने क्या किया, कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया विच इज 0.85 पर यूनिट। जबकि मटेरियल की कॉस्ट को जब कैलकुलेट किया तो 42.5% आ गया। याद रखिए कि लेबर की कॉस्ट, जब भी कॉस्ट की बात करेंगे आंसर परसेंट में लेना है, और जब हम पर यूनिट बात करते हैं, पर आवर बात करते हैं, तो आंसर पर आवर या पर यूनिट होता है। तो ए में पर यूनिट कॉस्ट है 0.85, बी में
डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है तो 42.50% है, एंड डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 28.33%। मशीन आवर्स हैं 3.86 पर मशीन आवर, एंड लेबर 1.70 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इस तरह से एस्टिमेशंस कैलकुलेट होती हैं, और मैं भी एक दो क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन मैं इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी सॉल्यूशंस के साथ मौजूद है, तो जो असल में आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी उसको मैं लेकर आ रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो पोल्का डॉट इनकॉर्पोरेटेड manufactures swimsuits for various shops in Forney, Texas. The estimated factory overhead for the year 4,56,120 and the actual overhead was 470. यानी आपका जो एस्टिमेट था वो था 4,56,120, जो एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट इनकर हुई है वो 470,800 है। मशीन आवर्स वर यूज्ड इन डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। तो बेस इसमें जो दी हुई है वो मशीन आवर्स दी हुई है। There were 84,500 actual machine hours and 81,450 estimated machine hours during the year. तो हमें रेट कैलकुलेट करने के लिए एस्टिमेटेड वैल्यूज चाहिए, फिर फर्दर आगे वर्क करने के लिए एक्चुअल डाटा चाहिए थी, दोनों दिए हुए। Polka dot used an applied factory overhead account and an over and under applied factory overhead account. तो आपको क्या करना है कि एंट्रियां बनानी है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की, और क्लोजिंग ऑफ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने कहा जॉब ऑर्डर की भी तैयारी हो रही है साथ साथ। एंट्रियां बना रहे हैं, अगर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में बना रहा होता तो मैं उसमें एक्चुअल नहीं लूंगा, अप्लाइड लूंगा। याद रखिए, बस यही फर्क है। जो हमने कहा एक्चुअल डाटा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते वक्त नहीं लेना है। तो अब इसकी मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, फिर हम एग्जामिनेशन पेपर पे चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड 456,120 है, एक्चुअल 470 है, और बेस है हमारा एप्लीकेशन का मशीन आवर। तो एक्चुअल मशीन आवर्स 84,500 है, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स 81,450 है। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड और एस्टिमेटेड आवर्स लेने थे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने डाटा यहाँ पर लिख लिया था। अब यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो गई। फैक्ट्री और एप्लीकेशन रेट में मैंने क्या किया, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर, ये लिखा हुआ है एस्टिमेटेड डिवाइडेड, तो आंसर आया 5.60 पर मशीन आवर। ये तो रेट आ गया। अब प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो हमेशा किससे होगी, रेट से होगी, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड से। तो हमने लिखा वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को अगर टी फॉर्म में बनाऊं तो उस अकाउंट का नाम बनता है वर्क इन प्रोसेस, या जनरल फॉर्म में बनाए तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं। जब भी वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट करें तो ये यूनिट या प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कैसे आया कि आपके एक्चुअल आवर्स जो यूज हुए थे वो थे 84,500, एक्चुअल जो आपने खर्चा किया, यूज किया सॉरी, और आपका रेट था 5.6, तो 84,500 को 5.6 से मल्टीप्लाई करकर ये बनी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट। जबकि एक्चुअल के लिए आपने फैक्ट्री कंट्रोल को डेबिट किया, ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग है। अब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो है 2,400। ये 2,400 जो आंसर होता है इट इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस केस में ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, इट इज ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आपने वर्क इन प्रोसेस में प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा रिकॉर्ड की है, एक्चुअल खर्चा कम हुआ है, तो आपने ओवर अप्लाई कर दिया है। क्या कर दिया, ओवर अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपने प्रोडक्शन में 473,200 लिया है, जबकि एक्चुअल था 470,800, तो इट इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ये ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम फाइनली फिर एंड में जाकर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट कर देते हैं।
इससे एडजस्ट कर देते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं 2021 का क्वेश्चन अगर उठा लूँ, ये ध्यान में रखिएगा कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, अब जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि आप लोगों ने किसी हद तक कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले से पढ़ी हुई है, तो इतना और लेवल भी हमारा जो है वो बीबीए लेवल नहीं है, तो बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रहा होता, डायरेक्ट में जा रहा होता हूँ क्वेश्चन पे। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम नजर आए बेशक मुझे बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा मुझसे कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अदरवाइज मैं एज्यूम करूँगा कि हमने कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अगेन 20 मार्क्स है माशाल्लाह। व्हेन setting its predetermined overhead application rate, Tasty Incorporated estimated its overhead would be 75,000. These are estimated factory overhead 24,000. And manufacturing would require 25,000 machine hours in the next year. तो ये भी estimated machine hours आ गए, बेस भी बता दी इसमें। At the end of the year, it found that actual overhead was 74,000. एक्चुअल जो खर्चा हुआ वो 74,000 का हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग ये रिक्वायर्ड 24,000 मशीन आवर्स, और 24,000 मशीन आवर्स आपके एक्चुअल हो गए। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन का डाटा आपको बताया था उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है फिगर्स के अलावा। तो अगर मैं इसको लिखता भी जाऊं साथ साथ हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो आपको डाटा दिया हुआ है उसके दो पार्ट है। एक आपको दिया हुआ है, ये हम कर रहे हैं 2021 का क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया हुआ है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेटेड machine hours, then actual factory overhead and actual machine hours. 75, 74, 74. Then 25 and 24. ये 25,000 and 24,000। ये तो मैंने यहाँ से डाटा लिख लिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है रिक्वायर करने में कोई इंटिया नहीं पूछी है, उसने कहा कि डेटरमाइन द प्री डेटरमाइंड ओवरहेड रेट। रेट निकालना है, 10 नंबर का रेट निकालना है हमने। एंड व्हाट इज द ओवरहेड अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अप्लाई किया वो कैलकुलेट करना है। पहली रिक्वायरमेंट थी FOH एप्लीकेशन रेट इक्वल्स टू estimated factory overhead divided by estimated machine hours. Again FOH application rate equals to 75,000 divided by 25,000 equals to this divided by this 3। ये जो 3 है ये पर मशीन आ रहे, ये रेट आ गया। बी में इसने कहा FOH applied equals to actual machine hours multiplied by rate, then FOH applied equals to actual hours से आपके 24,000 मल्टीप्लाई कर दें 3 से प्लस 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3, then answer is 75,000।
2000 दिस फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही रिक्वायरमेंट थी। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 74,000 है, लेकिन जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है उसमें आपने 72,000 लिया, अप्लाई लिया है। तो जब आप अप्लाई ले लेंगे तो यहाँ आप बताएं मुझे कि अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड है, वेरी गुड। तो ये जो अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है इसको फिर फाइनली हम क्या करेंगे, एंड में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है। ये इसी टाइप का ये क्वेश्चन था, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद में जाता हूँ 2020 की तरफ। इसमें हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका बी पार्ट है। The following information was gathered in Smart View Company for the year ended December 31st, 2018. बजटेड वैल्यूज भी दी हुई है, एक्चुअल वैल्यूज भी दी हुई है। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड 75,000 एंड एक्चुअल 80,000, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड 6 लाख एंड एक्चुअल 6,25,000। तो अज्यूम दैट डायरेक्ट लेबर आवर्स आर द कॉस्ट एलोकेशन बेस, यहाँ बेसिस अगेन डायरेक्ट लेबर आर है। तो ए में कंप्यूट करना है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। तो बड़ा सिंपल है, 6 लाख को 75,000 से, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, फिर लिखा है कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तो जो एक्चुअल आर से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड। तो अप्लाइड जो भी आंसर आएगा उसमें से एक्चुअल को माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस है वो आइदर ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। अगर इस सवाल में हमें करना होता एक पार्ट अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड, तो हम लिखते FOH अप्लाइड और इसमें से लेस कर देते एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। इसकी बेसिस पर अप्लाइड था आपका 72,000 एंड एक्चुअल था 74,000, और जो दोनों का डिफरेंस था इसको आप कह रहे हैं यहाँ पर कि अंडर अप्लाइड है। डिपेंड्स, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। तो बिल्कुल ये सेम प्रोसेस के साथ हमें करना था। ये क्वेश्चन जो मैंने सामने रखा हुआ है आपके बी पार्ट के बाद मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूँ मैं, ये है पेपर 2018। एंड अब आप 2018 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको मैं अब आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो पुराने स्टूडेंट है वो कर चुके हैं। तो प्रोप्राइटर या ओनर ऑफ ABC इंडस्ट्रीज हैज लिमिटेड नॉलेज ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजर अकाउंटिंग, who prepared income statement for his business for the year ended on December 31st, 2016, that is given as under. तो we have sales given है लेस एक्सपेंसेस में, यानी इन्होंने बजाय इसके कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाकर फिर ये इनकम स्टेटमेंट बनाते, इन्होंने सारा एक जगह रखकर सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया और नेट प्रॉफिट 500 निकाला। इस तरह की केस स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं।
उसमें लॉस आ रहा होता है, फिर वो आपसे पूछता है कि जो ओनर चाह रहे हैं कि क्योंकि लॉस है तो क्या कारोबार को बंद कर दिया जाए, तो फिर आप उसको नॉर्मल हालत में कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इनकम स्टेटमेंट बनाकर फिर आप कहते हैं कि नहीं यहाँ तो प्रॉफिट था। तो मैं अभी हेड्स को पढ़ रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट लेबर इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए था, इनडायरेक्ट लेबर नहीं होना चाहिए था, सेलिंग एंड बिल्कुल सही है, रॉ मटेरियल परचेज यहाँ नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ नहीं आएगा, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड यहाँ नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट यहाँ नहीं आएगा, डेफिनेट सेल इक्विपमेंट का यहीं पर रहेगा, रेंट ऑफ प्रीमिसेस ये भी यहाँ नहीं आएगा, एडवर्टाइजिंग यहाँ आएगा नहीं आएगा, और एडवर्टाइजिंग यहीं रहने वाली है। द ओनर हैज सम डाउट्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट and has requested you as professional accountant to check over the statement and make necessary corrections based on the following additional information। अब मैंने कुछ जगह कहा था नहीं आएगा तो बगैर पढ़े मैंने कहा था, लेकिन अब इसलिए ब्रेकअप दिया हुआ है तो अब मुझे जरूर इसकी बेस पे जाऊंगा। देखिए 1 में लिखा है 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, 75% of insurance expired, and 70% of rent of premises associated to factory operations। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 22,500, इसका 80% फैक्ट्री ओवरहेड है, तो 20% जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो कल हमने एक सवाल किया था इसमें मैनेजर की सैलरी का कुछ पार्ट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था और कुछ पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ बता दी। इंश्योरेंस 6,000, इसका 75% फैक्ट्री ओवरहेड है, 25% इनकम स्टेटमेंट में है। रेंट 75,000 है, इसका 70% फैक्ट्री ओवरहेड है, 30% इनकम स्टेटमेंट है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट आर एप्लीकेबल टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर 2 में इसने बताया कि बिगिनिंग इन्वेंट्री जनवरी 1 को एंड एंडिंग इन्वेंट्री दिसंबर 31 को ये दी हुई है, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है और ये एंडिंग इन्वेंट्री है। फिर लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 5 पर मशीन आर। रेट कैलकुलेट नहीं करना है, दिया हुआ है आपको। अभी पिछले क्वेश्चंस में रेट कैलकुलेट किया था हमने, दैट टोटल मशीन आर 26,000, ये आपको एक्चुअल दे दिया गया। तो जब कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड की सारे आइटम्स इंडिविजुअल नहीं लेंगे बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लेंगे हम। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो उसमें डिफरेंस आता है अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करना होता है। तो फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड इनवॉइस इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस, तीनों की एंडिंग इन्वेंटरी में एडजस्ट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड का जो वेरिएंस है ये तीनों में एडजस्ट करना है। तो आपको अगर ये पॉइंट समझ में नहीं भी आए तो इस पॉइंट को भूल जाइए कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ताकि नॉर्मल आप कर लें, फिर मैं आपको इसको भी बताऊंगा कि ये क्या कह रहा है। Prepare cost of goods manufactured and cost of goods sold statement indicating cost of goods sold at normal, नॉर्मल भी बताना है और एक्चुअल भी बताना है। प्रीपेयर रिवाइज इनकम स्टेटमेंट, दोबारा इनकम स्टेटमेंट बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एज पर ओनर्स। ये और आप जो प्रॉफिट निकालेंगे उसमें जो डिफरेंस आया है वो किस वजह से आ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। जी ट्राई कर लेंगे। ओके कौशल, मैं यही आपसे अर्ज करता बेटा। चले वो पॉइंट मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको फिलहाल इग्नोर करके बात करें, हो जाएगा। मैं उस पर बाद में बात करता हूँ। अगर ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है फिर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम देख लें कोई और क्वेश्चन इसमें, और तो नहीं है। ब्रेक इवन आ गया एंड वेरिएंसेस आ गए, ये भी वेरिएंसेस हैं। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ हमने डिस्कस किया, वो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ, अपनी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हम पेपर में देख रहे थे,
ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ये वाला, इसको हम माइंड में रखिएगा। इसमें जो हमारा अंडर और ओवर अप्लाइड है वो 2000 है। ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, ये वाला 2400 अंडर, अंडर था ओवर था, इसमें ओवर अप्लाइड था, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा 2400। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको हमने सॉल्व किया था और इसका ये आंसर है, ये हमने सॉल्व कर लिया था। बट इसमें हमने देखा था कि हमारे जो अप्लाइड किया है हमने 473,000 किया है, जबकि एक्चुअल हमारा 470,000 है। तो इनका जो डिफरेंस है वो ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है। यहाँ तक क्लियर है? चेक यहाँ मिल जाएगी। अब देखिए हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड की एस्टिमेशन की हुई है, तो जब भी आप एस्टिमेट करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो एक्चुअल और एस्टिमेट दोनों सेम हो। कभी हो जाता है इत्तेफाक है, कभी एस्टिमेट ज्यादा हो जाता है और कभी एस्टिमेट कम हो जाता है। अब अगर ये एस्टिमेट मैं कहूँ कि नॉर्मल है, ये जो डिफरेंस आया है ये नॉर्मल है, तो फिर तो यही ट्रीटमेंट है कि हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट कर देते हैं। समझिएगा मेरी बात। अगर ये जो 2400 का जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि ये नॉर्मल है और हमने कहा कि हाँ होता है इतना, तो फिर तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही एडजस्ट होगा। लेकिन अगर ये अब नॉर्मल है, अगर हम कहेंगे नहीं 2400 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमने अपने एस्टिमेट्स गलत निकाले, तो फिर ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट नहीं होता, ये तमाम इन्वेंटरीज के साथ एडजस्ट होता है, जैसा उस सवाल में बताया गया था। उससे पहले नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एडजस्ट करने से फर्क क्या पड़ेगा ये समझा दूं आपको। हमारे पास इन्वेंटरीज है, इन्वेंटरीज एक रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होती है, रॉ मटेरियल एंडिंग, दूसरा हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है, देन हमारे पास फिनिश गुड्स की एंडिंग होती है। कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल मैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। तो ये जो रॉ मटेरियल एंडिंग है नो इम्पैक्ट, ये रॉ मटेरियल तो एज इट इज हमने रखा हुआ है खरीद कर, रॉ मटेरियल सिर्फ रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर मैं वर्क इन प्रोसेस का ब्रेकअप करूं, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में डायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है, डायरेक्ट लेबर भी शामिल है और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड भी शामिल है। इज इट ट्रू? बेशक वो कंप्लीट नहीं है बट उसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों का एलिमेंट उसमें मौजूद है। कि जब आप प्रोसेस में इनपुट कर रहे हैं, एक प्रोसेस कह लीजिए, एक कभी आपने मकान वगैरह बनते हैं तो वो एक वो लेकर आते हैं मिक्स करने के लिए रेती बजरी पानी को, तो वो मिक्सचर होता है, वो प्रोसेस है, उसमें चीजें डालते जाते हैं और उसमें तैयार माल निकलता है। तो यहाँ भी एक वर्क इन प्रोसेस क्या है, एक रूम है, मटेरियल भी उधर ही भेजा आपने, लेबर को भी उधर ही, वर्क इन प्रोसेस भी उधर ही, उधर से फिनिश गुड्स आप आउटपुट आ रहा है आपका। तो इनपुट जब आप वर्क इन प्रोसेस में करेंगे तो एंडिंग में वर्क इन प्रोसेस के तीनों एलिमेंट होंगे। इसी तरह ये सामान तैयार होकर चला गया फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स का अगर ब्रेकअप करूं तो फिनिश गुड्स में भी ये तीनों एलिमेंट मौजूद हैं। इसी तरह जब हम सेल करते हैं तो सेल से बनती है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये भी फिनिश गुड्स का पार्ट है, तो इसमें भी तीनों एलिमेंट मौजूद हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी में तो ये शामिल नहीं होता, अकेला रॉ मटेरियल है, बट वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीनों में ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर मैं इस खर्चे को नॉर्मल मान लूं कि ये होता ही है, तो मैं इसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट करता हूँ। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सामान सेल हो चुका है, तो हमने उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया या कम कर दिया, हमने नहीं चेंज किया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को, नहीं चेंज किया फिनिश गुड्स एंडिंग को। तो अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की जो कॉस्ट है वो भी नॉर्मल है और फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी नॉर्मल है। नॉर्मल से मुराद इसमें फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड नॉर्मल दिया हुआ है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारा एस्टीमेट गलत था,
हमें दोबारा से एस्टिमेट करना चाहिए और हमें ये जो कॉस्ट हमारी आ रही है इसको एडजस्ट करना चाहिए तीनों में। तो ऐसी सूरत में एबनॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं लेकर जाते, इस कॉस्ट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे वेटेज चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 25,000 है, फिनिश गुड्स एंडिंग 40,000 है, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख है। अब जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो तीनों कॉस्ट आ जाएगी ना बस। तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी दी हुई है, फिनिश गुड्स एंडिंग भी दी हुई है, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट कर लिया। तो हम क्या करते हैं कि इस 2400 को सिर्फ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस नहीं करते या प्लस नहीं करते, बल्कि इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट उसी तरह से होता है जैसे अगर किसी ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग की हो, जिस तरह पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस रेशियो से ये रेशियो बन गया। तो मैं इनका सम कर रहा हूँ टोटल, और मैं क्या करूंगा, किस तरह से करूंगा, इस 2400 को डिवाइड करना है आपने। तो मैंने लिया 2400 मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 8,65,000। इसको भी मैं 865 कर, एंड इसी तरह से हमें इन सबको आपस में कर लिया। तो अब जब मैं टोटल करूंगा, इसको राउंड कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि 69 जो है वो मैं एडजस्ट करूंगा वर्क इन प्रोसेस में, 111 को एडजस्ट करूंगा मैं फिनिश गुड्स में, और 2220 को एडजस्ट करूंगा 8 लाख से। तो ये जो मैंने एंट्री बनाई थी फैक्ट्री और अप्लाइड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये चूंकि मैंने क्या किया हुआ है, ओवर अप्लाई है अंडर अप्लाई है, ये ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड का मतलब कॉस्ट बढ़ा के लिया मैंने। तो मैं क्या करूंगा, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दूंगा 2400 से, और फिर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यहाँ से मैं ऐसे कॉपी कर लूँ, टाइप नहीं करना पड़ेगा, और इन सब की कॉस्ट को मैं एडजस्ट कर दूँ 69,111 एंड 2220। तो अगर इस कॉस्ट को मैं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, वर्क इन प्रोसेस में, फिनिश गुड्स में और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो इसका मतलब ये होगा कि एक एबनॉर्मल एस्टिमेशन था, एस्टिमेशन अगले साल हम दोबारा करेंगे। इस दफा जो ज्यादा हमने कॉस्ट चार्ज कर लिया या कम चार्ज कर लिया, उसको तीनों एलिमेंट्स में एडजस्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी एंडिंग और फिनिश गुड्स अगले साल ट्रांसफर होगी। ये तो सेल हो गया, ये अगले साल जाएंगे तो अगले साल इनकी कॉस्ट में एडजस्ट कर चुका हूँ। लेकिन इस केस में क्या किया था मैंने कि इन दोनों की कॉस्ट को नहीं छेड़ा था, वो स्टैंडर्ड रहने दिया था, एक्चुअल पे नॉर्मल पे सॉरी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। वेल आई होप कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इसकी सोल्यूशन मुझे सेंड कीजिएगा, एंड फिर हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। एंड इस टाइप के जितने क्वेश्चन है, कास्ट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट एंड
जहाँ जहाँ फैक्ट्री और एप्लीकेशंस वाले रेट हैं ये आप कर लीजिए प्रैक्टिस इसकी। मैं थोड़ा सा कॉस्ट बिहेवियर पर फर्दर डिस्कस करना चाहता हूँ आगे जो जरूरत पड़ेगी। एंड सीवीपी एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग में भी जरूरत पड़ेगी। और यही बिहेवियर अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, बिहेवियर वही है, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड मिक्स्ड। देखिए बिहेवियर में भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है, वही लिखा है इन्होंने। और वही रिवाइज किया है कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू द एक्टिविटी लेवल विद इन द रेलिवेंट रेंज। एंड पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। ठीक है जी। एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो इन टोटल सेम रहती है, पर यूनिट वेरी करती है। यही इन्होंने समझाने की कोशिश किया। एक्टिविटी बेस्ड जो अभी मैंने बात की, यूनिट प्रोडक्ट भी हो सकता है, माइल ड्रिवन लेबर आर हो सकता है, मशीन आर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बल्कि मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स को देख लीजिएगा। ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से। एंड मुझे जो बात करनी थी मिक्स्ड आ गई। इसको कॉस्ट वॉल्यूम के साथ ही डिस्कस करूँगा, अभी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। सिर्फ मैं आपके साथ जो मैंने आज डिस्कस किया है उसको फोकस कीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं जॉब ऑर्डर कराऊंगा, उसके बाद जब मैं कॉस्ट वॉल्यूम पर जाऊंगा तो इसको जब भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एंड तो आप देख लीजिएगा। एंड मैं थोड़ा पहले क्लास को एंड कर रहा हूँ। जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मुझसे कोई क्वेश्चन करना है बढ़िया? अच्छा जो मैंने, अच्छा इसमें जिप फाइल होती है तो वो डिपेंड्स, मैं आपको अलग अलग भेज देता हूँ। ठीक है, मैं उसको इंडिविजुअल भेज देता हूँ फाइल्स को, फोल्डर को जिप करने के बजाय इंडिविजुअल भेज देता हूँ। ठीक है, आज के मटेरियल के साथ एक साथ भेज देता हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, एक आध घंटा, उसके बाद में करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तो देखते हैं क्या टॉपिक होता है हमारा। अल्लाह हाफिज़।